हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु आपके अपने चैनल MR93 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम आज से RAS प्री के सिलेबस को कवर करेंगे। वैसे ये जो मैथमेटिक्स है वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन जो हमारा टारगेट इस समय रहेगा वो रहेगा RAS प्री। RAS प्री के टॉपिक्स को हम लेकर चलेंगे, बिल्कुल बिगनर से लेकर जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है उसके लेवल से लेकर हम हाई लेवल तक टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ये जो मैथमेटिक्स है, आप सभी RAS की वैकेंसी आप आ ही गई है जैसा कि आपको पता है, और 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाएंगे, उसके साथ साथ आप तैयारी भी शुरू करती होगी। तो तैयारी में जो हमारा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट है, जिसमें से लगभग हमारे 20 क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर बिल्कुल कवर करेंगे, वो भी टाइप वाइज, टॉपिक वाइज, बिना आप किसी प्रॉब्लम्स के। तो मेरे साथ साथ इतना काम जरूर करिए कि साथ साथ नोट्स बनाइए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो सिलेबस में बिल्कुल क्लियरली नहीं दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम लिखा नहीं हुआ है, लेकिन नंबर सिस्टम जो है कोई भी मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले यदि हमें नंबर सिस्टम नहीं पता है तो हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये जो नंबर सिस्टम है वो हमारी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो हमें किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब हमें संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से समझ आएगा। तो हमारा जो टॉपिक है यानी कि जो मैथ का जो बेस है वो संख्या पद्धति से ही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज हम नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम या नंबर है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और यदि आपको PDF की जरूरत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है MR93 एकेडमी, उस नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोट्स उपलब्ध यानी किसी की PPT उपलब्ध करवा दी जाएगी ऑनलाइन, यदि आप कहेंगे तो। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, तो इसके अंदर जैसे नंबर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम दोनों टर्म्स साथ में लेकर चलेंगे। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं। तो कौन से होते हैं रियल नंबर और कौन से होते हैं काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी यानी कि नंबर लाइन को पढ़ा होगा, जिसमें बीच में हम क्या लेते हैं, 0। यहाँ पर हम -1, -2, इस तरह से संख्याएं चलती हैं माइनस अनंत तक, और इधर रहता है हमारे पास 1, 2, और संख्याएं चलती हैं अनंत तक। ठीक है, प्लस का 1, 2। तो जो भी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर लिख सकें उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर जिसे हम संख्या रेखा पर कहीं भी नहीं दर्शा सकते, या हम कहें नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, नेगेटिव नंबर का वर्गमूल। जिन्हें ये बेसिक चीजें आती हैं, जिन बच्चों को, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो YouTube के ऊपर स्पीड बढ़ाकर भी जल्दी जल्दी इन चीजों को कवर कर सकते हैं। हम सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए आराम से छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक को कवर करेंगे। तो आप यदि परेशान हो रहे हैं या जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो स्पीड बढ़ाकर भी इस चीज को देख सकते हैं। नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 7, साथ में है माइनस। माइनस का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो इमेजिनरी यानी कि एक इमेजिनरी संख्या होगी। रूट -1 का मान होता है आयोटा, इसे हम क्या बोलते हैं,
आयोटा, आयोटा एक इमेजिनरी संख्या है या एक सिंबल है, ठीक है। ये इमेजिनरी संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई इमेजिनरी संख्याएं क्या होती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट सारा रहेगा वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं पर रहेगा। रियल नंबर जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या रहेंगे, हमारी रियल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। आप साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा। तो देखिए, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके पास सभी टाइप्स के, सभी नंबर्स के सभी टाइप आपकी कॉपी में लिखे होंगे। आपको इधर उधर से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक वहां से पढ़ लिया। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। यदि आपने थोड़ा बहुत आपको ध्यान आ रहा हो कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं वो होती हैं जिसमें हम वास्तविक यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को साथ में लिखते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा होगा ए प्लस आइटा बी, इस तरह की कोई संख्या है, इसे इस रूप में लिखा जाता है ए प्लस आइटा बी। इसमें जो ए होता है वो रियल पार्ट होता है यानी कि रियल नंबर होता है, और जो सेकंड हो वो रियल इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्या। जैसे कि मैं लिखूं 3 प्लस आइटा सी या आइटा 4 या आइटा कुछ भी, तो ये क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आइटा 4, आगे बात समझ में। 2 आइटा या आइटा 4 ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स नंबर से इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि संख्याएं होती कौन सी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रियल नंबर की। देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, हेडिंग लगा लीजिए, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स में हमारे पास यानी कि माइनस प्लस की संख्याएं भी होती हैं, माइनस की संख्याएं भी होती हैं, वो रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अंदर भी हमारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट है हमारे पास पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक जिनको हम कहते हैं। दूसरा इसके अंदर हमारे पास रहती है रियल नंबर के अंदर डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याएं। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक यानी कि 2 3 4 5 जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे इंटीजर्स है। डेसिमल आप समझ रहे होंगे, दशमलव संख्याएं जो हमने पढ़ी हैं वो इसी के दो पार्ट हैं, दो अलग अलग हैं। रियल नंबर में ये भी है और वो भी है। अब डेसिमल के अंदर भी दो प्रकार की होती हैं ये, एक होती है शांत और दूसरी होती है अशांत यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम हिंदी में क्या देते हैं, शांत, और दूसरे को हम क्या देते हैं, अशांत। टाइप देखते रहिएगा। टाइप आपसे इस तरह से नहीं पूछेगा कि रियल नंबर के टाइप्स बताइए, वो मैं आपको क्लासिफिकेशन करके बता रही हूँ कि नंबर्स किस किस प्रकार के होते हैं और हमें किस किस नंबर पर काम करना है। आपके जो क्वेश्चन होंगे डेसिमल में भी आएंगे, पूर्णांक में भी आएंगे, हो यानी कि होल नंबर्स भी आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे काम करना है। अब टर्मिनेटिंग यानी कि शांत संख्याएं कौन सी होती है, देखो 0.86, मैं इस तरह से लिख दूँ, 0.86। तो दशमलव के बाद जो संख्याएं रुक जाती हैं वो शांत होती है, टर्मिनेटिंग होती है। यदि मैं लिखूं 0.346, आप देखेंगे ये इतना ही है, 3 4 6, इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त नहीं होती, जो समाप्त नहीं होती।
ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का टॉपिक है वो आपको 10वीं की एनसीईआरटी के क्लास में भी मिल जाएगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए कि जो आजकल हमारे कंपटीशन के अंदर जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी को लेकर के चलता है बहुत ज़्यादा। वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो कोई भी बच्चा है वो एनसीईआरटी को पढ़ना प्रेफर करता है। तो हमने उस चीज़ को इसमें शामिल किया है। देखिए जो कभी समाप्त नहीं होती, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 0.66666 ये चलता ही जाए, ठीक है। फिर मैं लिखूँ 0.454545 ये चलता ही जाए। फिर मैं यहाँ पर लिखूँ 0, ध्यान से देखिए 3845692737 ये चलता ही जाए। अब आप ये भी देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग जो संख्याएं जो कभी समाप्त नहीं होने वाली होती है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। देखो 0.666666 रिपीट हो रहा है, 0.454545 रिपीट हो रहा है, 0.3845692737 कुछ भी रिपीट नहीं हो रही संख्या। आगे बात समझ में, ठीक है। नॉन रिपीटिंग यानी कि ये तो है रिपीटिंग और ये है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये संख्याओं के थोड़े प्रकार है। नेक्स्ट देखिए, आपको नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाने हैं। हम इससे संबंधित पहले हम सारा टॉपिक समझेंगे क्या है और उसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपके जो डाउट्स हैं, आपका जो क्लियर है, जो आप कि किस चीज़ को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे हमें उसको अप्लाई करके सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, आप पेड कोर्स के अंदर इतनी महंगी महंगी अगर आरएएस की फीस देकर मैथमेटिक्स करना चाहेंगे तो भी आपको शायद ये मटेरियल नहीं मिलेगा। तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। देखिए आगे आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या नंबर्स हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए हमारा रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें पी बटे क्यू यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3/4, 2/5, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा है इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं। किसे कहेंगे, अब जैसे रैशनल नंबर्स हम कहते हैं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर्स कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि मैं बात करूं √3, क्या इसका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे मैं कहूँ कि √4, तो इसका वर्गमूल तो निकल सकता है ना, कितना, 2। तो ये रेशनल नंबर नहीं है। जबकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है कंप्लीट पूरा, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि √पाई, सॉरी √11, फिर एक पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पाई का मान हम 22/7 लेते हैं लेकिन इसका मान
1 4 1 6 चलता ही रहता है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या हुई। जैसे कि √3 का मान हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होता है, 1.732 डैश डैश डैश, या मैं कहूँ √2 का मान हमारे पास होता है 1.414 डैश डैश डैश। ठीक है, इस तरह से जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। इंटीजर्स हमने आपको बता ही दिया। इंटीजर्स के अंदर जिन्हें प्लस और माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको पता हो प्राकृत संख्या, सुना होगा आपने प्राकृत संख्या। ये इन सबको नंबर डाल के आप लिखते रहिए कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, हमने रेशनल नंबर की बात की, रेशनल नंबर की बात की, नंबर डालकर आप कंटिन्यू इनको लिखते रहिए। प्राकृत संख्या या मैं कहूँ नेचुरल नंबर, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साथ साथ चलेगा हमारा इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, नेचुरल नंबर, वैसे भी मैथ में इतनी दिक्कत नहीं आती है, बस थोड़ी टर्म्स की जरूरत होती है, वो मैं यूज कर रही हूँ, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 और कहाँ तक चलते हैं? वो अनंत तक, इतना आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इवन, इवन नंबर्स या फिर हम कहें सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है ना, और दूसरा इसी के साथ हमारे पास ऑड नंबर, ऑड यानी कि विषम संख्याएं, इसी का उल्टा हो जाएगा, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओड संख्याएं या विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3, कम से कम 3 गुणनखंड हो। और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 6, 6 के यदि गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेंगे? 1 2 3, 6 के गुणनखंड है, कम से कम 3 तो हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यह सरल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और खुद का भाग जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं 3, 3 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ 5 तो इसमें 1 और 5 का ही भाग जाएगा। अगर मैं कहूँ 7 तो इसमें 1 और 7 का ही भाग जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 तो इसमें 1 और 2 का ही भाग जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 2 को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि 2 हम भूल जाते हैं कि ऐसा लगता है 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, तो इसमें लेकिन 1 और 2 दो ही गुणनखंड बनते हैं, तो यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, इसके अभाज्य संख्या कुछ फैक्ट थोड़े से नोट करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कौन सी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2, क्योंकि एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है ना, एक ना ही भाज्य में हम लेते हैं और ना ही अभाज्य में। अगर मैं आपसे यही पूछ दूं कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो कौन सी होगी?
समअभाज्य संख्या। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं कहूँ सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप बताओ विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, 2 से शुरू होती है, लेकिन वो तो सम है, तो विषम कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब आप फैक्ट्स नोट कर लेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर घुमा देती हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आरएएस की तैयारी MR93 एकेडमी पर, मैथमेटिक्स की तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं, जीके की तैयारी आप और अदर सोर्स का यूज कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपके जो 20 क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, वो यहाँ पर जरूर कवर हो जाएंगे, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। देखिए आगे, 1 से लेकर 50 तक की, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं। और 51 यानी कि 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, फिर कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये बात समझ में आ गई अभाज्य संख्या की आपको, अभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इस यहीं पर साइड में देख लीजिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या हम इनको कहें सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनके गुणनखंडों में एक के अलावा, जैसे मैं 3, 1 और 3, 4, 1 और 2 और 4, इनमें क्या है कॉमन, एक ही तो कॉमन है ना, एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। या फिर मैं ये कहूँ जिनका में से एक हो, जिनका में से एक हो, जिनका में से क्या हो, एक हो, वो क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे 16 और 25, 9 और 32। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फेस वैल्यू या जातीय मान की, साथ ही प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान की। ठीक है, ये सबसे सरल टॉपिक रहता है, छोटे से हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर एक बात बताऊं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यक्ष मान, प्रत्यक्ष मान या जातीय मान के नाम से लिखा होता है इसे, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, और दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब इंग्लिश में आप क्या कहेंगे इसे, प्लेस वैल्यू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी, देखिए 918375। इसमें देखिए अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की और मैं बात करूं फेस वैल्यू की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5, 5 की प्लेस वैल्यू भी 5 है और फेस वैल्यू भी 5 है। अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो 70 है, क्या है 70, 7 और फिर 0 है ना 70, जबकि फेस वैल्यू क्या है 7। मतलब जिसकी जो मतलब 7 हमेशा 7 ही रहेगा, तो वो उसकी प्रत्यक्ष यानी उसकी जातीय मान है, उसका प्रत्यक्ष मान है, उसकी फेस वैल्यू। 8 हमेशा 8 ही रहेगा, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। जबकि प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान को हम संख्या में से देखें, जैसे कि मैं अगर 8 की बात करूं, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। ठीक है, जबकि फेस वैल्यू क्या रहेगी 8 रहेगी। मेरा आप अंतर समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 की जो
9 की जो प्लेस वैल्यू हो वो क्या आएगी, 9 लाख। और जबकि इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 9 रहेगी। समझ गए होंगे। गुणज, गुणज क्या होते हैं, नाम से आप समझ गए होंगे, गुणज यानी कि गुणा। तो दो के गुणज क्या बनेंगे, 4, 6, 8, जो मतलब दो के दो से गुणा करते जाएंगे वो उसके गुणज हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ 5 के गुणज क्या बनेंगे, 10, 15, 20। समझ रहे हैं इस बात को आप कि गुणज क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अगर मैं आप इसी के साथ गुणज आप समझ गए, अगर मैं कहूँ गुणनखंड, क्या कहूँ, गुणनखंड। 12 के गुणनखंड कीजिए, तो 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे, देखो इसमें 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 3 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 4 का भाग भी चला जाएगा, 12 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, फिर किसका भाग जाएगा, 12 का। तो ये जो सारी वैल्यूज है वो क्या है, गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड, 12 के गुणनखंड। ये होता है गुणनखंड। और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। एक गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं यही आपसे कहूं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो आप ऐसे करेंगे, तो अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या ही आएंगी इसके अंदर। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि क्या बन गई, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर पता होना चाहिए। गुणनखंड हो गए हमारे पास। अब हम बात करेंगे, यदि हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो उसमें, तो पहले तो बात कि 12 के कितने गुणनखंड बनेंगे। सीधा प्रश्न आता है कि कोई संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अगर गुणनखंड हो गए हैं तो उस गुणनखंड में कितनी सम संख्या होगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये चीज हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखो कितने सम होंगे और कितने क्या होंगे, विषम होंगे। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे 12 के गुणनखंड कर दिए ना। ठीक है। तो आपको पता है 6 गुणनखंड हुए हैं 12 के। तो 12 के 6 गुणनखंड हुए हैं। इसको यदि हमें डायरेक्ट, ये तो छोटी संख्या थी तो हमने कर ली है, बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने। क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने, जो हमने कर लिए। यानी कि 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 की घात 2 और 3 की घात 1 बन गया। अब इसकी जो घात है उनमें एक जोड़ना है। क्या करना है, एक जोड़ना है। 2 में एक जोड़ा 3 गुना, एक में एक जोड़ा 2, 3 दूनी 6, क्या आ गया 6। यानी कि कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, 6 गुणनखंड बनेंगे। बताओ सही है या गलत, या हमने 6 ही बनाए थे ना। ठीक है। अब वो बात कर रहा है सम कितने होंगे, इसमें क्या होंगे, सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे। तो देखिए सम के लिए क्या करना है, हमें पता है जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 का गुणज होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 का गुणज होती हैं। तो इसमें जो जो 2 की घात 2 है उसमें से एक 2 निकाल लो, अंदर कितना बच गया, 2 की घात 1 बच गया, गुणा 3 की घात 1 बच गया। अब इसमें एक एक प्लस करके इनका गुणा कर लो। एक में एक प्लस किया कितना, 2, एक में एक प्लस किया कितना, 2, यानी कि 2 दूनी 4। तो सम संख्याएं कितनी होंगी इसके अंदर, 4। तो देखो 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं हैं। और यहीं से यदि हमें पता करना हो कि विषम संख्याएं कितनी होंगी, मतलब विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम संख्या में 2 का कोई काम नहीं होता। विषम संख्या में 2 का कोई काम नहीं है। तो ये जो कुल गुणनखंड हुए थे उसमें 2 पूरा ही हटा दो, क्या आ गया हमारे पास, 3 की घात 1। तो जो घात है उसमें एक जोड़ेंगे हम, एक में एक जोड़ा कितना आ गया, 2। गुना करने के लिए कुछ है नहीं, तो विषम संख्याएं कितनी आ गई, 2। यानी कि विषम गुणनखंड कितने आ गए, 2। जबकि सम गुणनखंड कितने थे, 4। और जबकि कुल गुणनखंड कितने थे, 6। ये हमने करके भी देखा है और मैंने आपको फॉर्मूले से भी, ऐसा डायरेक्ट ट्रिक से भी करना बता दिया। ऐसे प्रश्न आते हैं, सीधा आपको कोई संख्या दे दी जाती है, आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, बाकायदा आपको गुणनखंड करने नहीं होते हैं। गुणनखंड करेंगे, छोटी संख्या आप कर भी लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या आ जाएगी तो क्या करेंगे, गुणनखंड करके फिर बताएंगे क्या गिन के कि हम इसमें इतने गुणनखंड हुए, इसमें इतने गुणनखंड हुए, उसके बीच में तो कुछ छूट भी सकता है। ठीक है। आपको ये चीज नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, हम एक बार और एग्जाम्पल करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके साथ हम करते हैं, थोड़ा
हमने अब ले लिया, देखो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये हम सीख रहे हैं कि कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमने संख्या ले ली 200, ठीक है। आपको क्या करना है, 200 के अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं, सबसे पहले 200 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक, समझ लीजिए। जब आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर आप 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 50, 2 का भाग देंगे 25, फिर किसका भाग जाएगा अब यहाँ पर 5 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। जब मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो बन गए 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये बन गया अभाज्य गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, यदि आपको कुल फैक्टर्स जानने हैं, यदि आपको कुल फैक्टर्स जानने हैं तो आपको इसकी जो घात है, इनमें 3 की घात 3 है तो 3 में एक जोड़ा कितना आ गया 4, और 5 में सॉरी 2 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 3, यानी 4 3 12। कुल फैक्टर्स कितने बनेंगे इसमें 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे कि इसमें सम फैक्टर्स कितने होंगे। सम फैक्टर्स हमेशा 2 का गुणज होता है, तो यहाँ से 2 की घात 3 है, इसका मतलब मैं 2 बाहर ले लूं, अंदर क्या बचेगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। अब इस बाहर जो 2 है उसका हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर वाली जो घाते हैं उसको देखना है। 2 में एक जोड़ा कितना 3, इसमें 2 में एक जोड़ा कितना 3, 3 3 9, तो सम फैक्टर्स कितने होंगे इसके अंदर 9। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर विषम फैक्टर कितने होंगे। तो विषम फैक्टर में 2 का कोई काम नहीं है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि विषम संख्या में 2 का कोई काम नहीं होता। तो ये जो 2 है इसको हमें हटा देना है, कितना बच गया हमारे पास 5 की घात 2। विषम फैक्टर के लिए सिर्फ क्या बच गया 5 की घात 2, और 2 में एक जोड़ा कितना आ गया, घात में एक जोड़ा कितना आ गया 3। तो विषम फैक्टर्स कितने हैं हमारे पास 3, सम फैक्टर्स कितने थे हमारे पास 9, और कुल फैक्टर्स कितने थे हमारे पास 12। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ट्रिक से करवाया मैंने, यदि आप 200 के गुणनखंड करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो इस तरह से कर लीजिए, यदि आप कर पाते हैं तो 1 का भाग जाएगा 2 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 8 का, फिर 10 का, फिर 20 का भाग भी जाएगा, फिर 25 का जाएगा, फिर 40 का जाएगा, फिर 50 का, फिर 100 का, और फिर 200 का। आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा छोटी संख्या तक पॉसिबल है, बड़ी संख्या तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इससे भी बड़ी संख्या, पहले हमने 12 के किए थे, अब हम 200 के कर रहे हैं। अब हम उससे बड़ा क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और मेरे साथ साथ कीजिए, देखिए अगर आप कर पाते हैं तो साथ साथ कीजिए। 2160, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो, वाकई आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, कुछ नया आपको मिल रहा हो, वाकई लग रहा हो कि भी ये इसमें सिलेबस कवर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2160, यदि आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। अब आप ये मत कहिएगा ये कहाँ से आ गया, आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब सबसे पहले हम इसके कुल फैक्टर्स जान लें कि भाई कितने बनेंगे। कुल फैक्टर्स घातों में एक जोड़ा, फटाफट स्पीड बढ़ाइए, 4 में एक जोड़ा 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 के 20, 20 दूनी 40। कुल फैक्टर्स कितने बनेंगे 40, जिसमें से यदि हमें सम फैक्टर्स निकालने हो तो हम इसमें देखो 2 बाहर ले लेते हैं। जब 2 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 1, ये बच गया। तो अब देखिए 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 1, इनकी घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 2, तो कितना हो गया ये 32, यानी कि सम फैक्टर्स कितने हैं 32 है। अगर हम बात करें विषम फैक्टर्स की, किसकी विषम फैक्टर्स की, तो विषम फैक्टर्स में 2 का कोई काम नहीं है, 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, घातों में एक जोड़ो और गुणा कर दो,
कितना आ गया, 8 आ गया। विषम फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अगर वो सम पूछे तो सम पर आ जाओ डायरेक्ट, विषम पूछे तो विषम पर आ जाओ, अगर कुल पूछे तो कुल निकाल लीजिए। तीनों अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपको तीनों ही निकालने हैं। अगर सम पूछ रहा है तो सम निकालिए, विषम पूछ रहा है तो विषम निकालिए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ, हम फॉर्मूलाज यानी कि कुछ सूत्रों की बात हम यहाँ करेंगे अभी, जो आपको डायरेक्ट याद होने ही चाहिए। ट्रिक फॉर्मूला मान लीजिए, क्योंकि उस तरह से यदि हम योग करने बैठते हैं तो वो उस समय सही नहीं रहता एग्जाम की दृष्टि से। ट्रिक फॉर्मूलाज, एन सब नोट करिए साथ साथ में। एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एन प्राकृतिक यानी कि नेचुरल संख्याओं का जो सम होता है वो कितना होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का योग का सूत्र होता है एन, n+1 बटा 2। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर आपसे कोई कह दे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो आप ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे 10 + 9 + 8 + 7 कितना होगा, फॉर्मूले से हो जाएगा वो। ठीक है, एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का, एन प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। नोट कर लीजिए आप इनको मेरे साथ साथ। प्राकृतिक, ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत बुक्स में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जब हम इस चीज को कोर्स कर रहे हैं, नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो हमारे पास एक इस टाइप के नोट्स होने चाहिए जो हम एग्जाम में जब पढ़ने बैठे तो उसमें कंप्लीटली हमें हर चीज मिले। ऐसा ना हो कि एक चीज हम कहीं और से ढूंढ रहे हैं, दूसरी चीज कहीं और से पढ़ रहे हैं, तो ये कंप्लीटली आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं नंबर सिस्टम के। इसी के साथ ही एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, एन, n+1। ठीक है, इसी के साथ n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग। इसका सूत्र होता है हमारे पास, जैसे आप मान लीजिए 1² + 2² + 3², इस तरह से चलते जाएं, और n², इन सबका यदि हमें योग करना हो तो कितना होगा, n, n+1, 2n+1/6। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये आपके, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो उसमें किस तरह से आपको अप्लाई करना है ये आप अच्छे से सीख जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए और आपके माइंड में आना चाहिए कि एन प्राकृतिक संख्याएं आ गई तो हम उनका योग कैसे करें। यदि उसने हमसे सम संख्याओं का योगफल पूछ लिया तो क्या होगा, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, और यदि वर्गों का योग पूछ लिया तो क्या होगा। ये फॉर्मूला क्वेश्चन को इजी बनाते हैं, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी बेस पर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संख्या पद्धति के जो थ्योरी थी उसको हमने आज कवर किया है। इसी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ थ्योरी करेंगे और इसी के साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।